जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्री ठाकुर जी को विविध उत्सवों पर नियम से भोग धरे जाने वाली अनसकड़ी की सामग्री खोआ के गुंजा, खोआ बाटी और शिकोरी सिद्ध करेंगे। तो वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक अवश्य देखिए। सामग्री की रीत पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम मैदा गूंथकर तैयार करेंगे। उसके लिए एक पात्र में मैंने 1.5 कप यानी कि 150 ग्राम छाना हुआ मैदा लिया है। उसमें मोयन के लिए 3 से 4 चम्मच देसी घी पधराए और घी को हाथ की मदद से मैदा के साथ अच्छे से मिला ले। सामग्री को अच्छी सी खस्ता और सॉफ्ट सिद्ध करनी हो तो मैदा गूंथते वक्त उसमें मोयन थोड़ा ज़्यादा ही पधराए। मोयन का मेजरमेंट मैदा की क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। आप मुट्ठी में लो तो इस तरह से मुट्ठी बंधे उतना मोयन हमें करना है। फिर उसमें आवश्यकता के अनुसार थोड़ा थोड़ा जल पधराए और ज़्यादा सख्त भी नहीं और ज़्यादा नरम भी नहीं, वैसा पराठे जैसा मीडियम सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करेंगे। एक साथ अधिक मात्रा में जल का उपयोग ना करें वरना आटा नरम हो जाएगा। इतना मैदा गूंदने में आधे कप से थोड़े ज़्यादा जल का उपयोग हुआ है। इस तरह से मीडियम सॉफ्ट मैदा गूंदने के बाद उसके ऊपर ढक्कन लगाकर 1 घंटे तक रेस्ट दे ताकि वो फूल कर सेट हो जाए। अब खोवा के गुंजा और खोवा बाटी में भरने के लिए एक कटोरे में मैंने आधा कप यानी कि वजन के मुताबिक 125 ग्राम दूध का फीका मावा लिया है। ये मावा मैंने घर पर ही 750 ml दूध को उबालकर सिद्ध किया है। उसमें 3 से 4 चम्मच पीसी हुई शक्कर और पाव चम्मच इलायची का पाउडर पधराए और चम्मच की मदद से उसे अच्छे से मिला ले। दूध का फीका मावा घर पर कैसे सिद्ध किया जाता है उसका वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन पर दिया है। अगर आपके पास पेड़ा या बर्फ़ी बनाने के लिए जो मीठा मावा हम तैयार करते हैं वो हो तो उसमें सिर्फ इलायची पाउडर मिक्स करके आप इस तरह से स्टफिंग बना सकते हैं। अब सिकोरी में स्टफ़ करने के लिए मैंने 7 नंग बेसन का मगज सिद्ध करके रखा है। जो नित्य में हम श्री प्रभु को बेसन को भून कर फिर रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो फिर उसमें बूरा और इलायची पधराकर गोली या नंग बनाते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से मैंने नागरी के मेड के मुताबिक मगज सिद्ध किया है। मगज की जगह पर आप मोहनथाल भी ले सकते हैं। मगज और मोहनथाल कैसे सिद्ध किया जाता है उसका लिंक ऊपर आई बटन पर दिया है। गूंदे हुए मैदा को 1 घंटे तक रेस्ट देने के बाद वो फूल कर सेट हो गया है। अब हथेली में थोड़ा घी लगाकर मैदा को इस तरह से मसल कर थोड़ा स्मूथ कर ले। ये सामग्री मैं रसेश्वर रसाल सामग्री के पुस्तक में दी हुई रीत के मुताबिक कर रहा हूँ। आप अपने गुरु घर की रीत और आज्ञा के मुताबिक कर सकते हैं। अब उसमें से मीडियम साइज़ की लोई बनाएंगे। आपको सामग्री के नंग की साइज़ जैसे छोटी या बड़ी रखनी हो उसके मुताबिक आप लोई बना सकते हैं। इस तरह से सभी लोई बनाने के बाद वो सूख ना जाए उसके लिए हम ढक्कन लगाकर रखेंगे। खोआ के गुंजा सिद्ध करने के लिए मैदा की मीडियम थिक साइज़ की पूरी बेले और जो मीठा मावा की स्टफिंग हमने तैयार की थी वो पूरी के बीचों बीच 2 चम्मच जितनी पधराएंगे। अब पूरी को अर्धगोलाकार शेप में फोल्ड करेंगे और आमने सामने की एजिस को मिलाकर उसे अच्छी तरीके से सील करेंगे। मैदा अगर आपने थोड़ा सख्त गूंदा हो तो एजिस को मिलाने से पहले उसके ऊपर थोड़ा जल लगाए। अंदर बिल्कुल भी ऐड नहीं रहनी चाहिए। अब एजिस के ऊपर हम इस तरह से कोर गूंथेंगे जिसे गुजराती में कांगरी पाड़ना भी कहते हैं। ये खोआ के गुंजा की सामग्री तृतीय गुरु कांकरोली की प्रणालिका के मुताबिक नवरात्रि के 9वें दिन यानी कि नवम विलास के दिन प्रभु को नियम से भोग धरी जाती है। खोआ बाटी सिद्ध करने के लिए हमने गुंजा के लिए मीडियम थिक साइज की पूरी बेली थी। बिल्कुल उसी तरीके से 2 इक्वल साइज की पूरी बेलेंगे। पूरी ज़्यादा पतली ना बेले वरना तलते वक्त स्टफिंग बाहर निकल जाएगा। दूध के मावा को हिंदी में खोया और व्रज भाषा में खोवा कहते हैं, इसलिए सामग्री के नाम व्रज भाषा के मुताबिक है। एक पूरी के ऊपर 2 चम्मच जितना दूध का मीठा मावा पधराए और उसे पेड़े जैसा शेप देकर उसके ऊपर उसी साइज की दूसरी पूरी रखकर दोनों को अच्छी तरीके से सील करें। अगर पूरी थोड़ी छोटी लगे तो आप उसे फिर से बेलकर इक्वल साइज की कर सकते हैं। खोआ बाटी को सील करते वक्त भी उसके अंदर बिल्कुल भी ऐड नहीं रहनी चाहिए। इस तरह से प्रॉपर तरीके से सील करने के बाद उसकी कोर गूँथेंगे। अगर आपको मेवाटी सिद्ध करनी हो तो उसमें दूध के मावा की जगह विविध प्रकार के सूखे मेवा के टूक को घी में भूनकर फिर उसमें बूरा पधराकर बिल्कुल इसी तरीके से मेवाटी सिद्ध कर सकते हैं।
अब शिकोरी के लिए मीडियम थिक साइज़ की मैदा की पूरी बेल कर हमने जो बेसन का मगज तैयार किया था उसे पूरी के बीचों बीच रखकर जैसे हम लिलवा की कचौरी बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हम उसको सील करेंगे। और ऊपर जो एक्स्ट्रा मैदा है उसे निकाले नहीं, लेकिन अनार की टोच जैसा शेप दे। व्यंजन प्रदीप ग्रंथ के मुताबिक अगर आपको शिकोरी करनी हो तो स्टफिंग में आप बूरा, घी, इलायची और बरास ले सकते हैं। ये सामग्री मैंने रसेश्वर रसाल में दी हुई रीत के मुताबिक की है। इस तरह से सभी पूरी बेलकर उसमें स्टफिंग भरकर तैयार करेंगे और उसे तलने के लिए कढ़ाई में लो फ्लेम पर घी गर्म करने के लिए रखेंगे। घी मीडियम गर्म हो फिर उसमें खोवा के गुंजा पधरा कर लो टू मीडियम फ्लेम पर नीचे की साइड से थोड़े सुनहरे हो जाए तब तक हम उसे फ्राई करेंगे। सामग्री कच्ची हो तब तक उसके ऊपर जारा ना लगाए वरना वो खंडित हो सकती है। गुंजा नीचे की साइड से थोड़े फ्राई हो जाए फिर उसे जारा की मदद से थोड़ी थोड़ी देर बाद पलटते जाए और सभी साइड से वो अच्छे से सुनहरे और क्रिस्पी हो तब तक हम उसे फ्राई करेंगे। एक बार गुंजा को फ्राई करने में करीबन 4 से 5 मिनट का समय लगता है। इसके अलावा भी आप श्री प्रभु को भोग देने के लिए तुअर के लिलवा के गुंजा, सूरन के गुंजा, कूर के गुंजा, कोपरा के गुंजा सिद्ध कर सकते हैं। ये सभी गुंजा की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर वीडियो सेक्शन में मिल जाएगी। खोआ के गुंजा सुनहरे और क्रिस्पी हो जाए फिर उसे जारा की मदद से कढ़ाई से बाहर पधराए और एक प्लेट में रखकर 1 से 2 घंटे के लिए उसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दे। फिर उसके ऊपर चाशनी चढ़ाएंगे। जैसे हमने गुंजा को मीडियम गरम घी में तला बिल्कुल उसी तरीके से हम खोआ बाटी को भी दोनों साइड से अच्छी सी सुनहरी और क्रिस्पी हो जाए तब तक फ्राई करेंगे। ये सामग्री हम अनसकड़ी के रीत के मुताबिक कर रहे हैं इसलिए आउटर लेयर मैदा का है, लेकिन अगर आपको दूध घर की रीत के मुताबिक करनी हो तो बाहर का लेयर मीठा मावा का रहेगा और अंदर स्टफिंग में आप पीसी हुई मिश्री और बरास पधरा सकते हैं और उसे हाथ की मदद से गुंजा या बाटी का शेप देकर उसे बूरा में लपेट सकते हैं। दूध घर की रीत में उसे घी में फ्राई करने की या चाशनी चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। 4 से 5 मिनट के बाद खोआ की बाटी भी अच्छे से फ्राई हो गई है, उसे प्लेट में निकालकर ठंडी होने दे। अब उसी तरीके से हम मीडियम गरम घी में सिकोरी को भी वो बाहर से अच्छी सी लाइट गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो जाए तब तक फ्राई करेंगे। ये सभी सामग्री करते वक्त एक बात की खास सावधानी रखें कि सामग्री को भरते वक्त यानी कि स्टफ़ करते वक्त उसे प्रॉपर तरीके से सील करें। अगर अंदर थोड़ी भी हवा यानी कि एयर होगी और आप उसे तलने जाओगे तो स्टफिंग गर्म होने के कारण वो बाहर निकल जाएगा। उसे ओवर फ्राई भी ना करें, सभी साइड से वो इस तरह की हो जाए फिर उसे प्लेट में निकाल कर रूम टेम्परेचर पर ठंडी होने दें। तीनों सामग्री रूम टेम्परेचर पर ठंडी हो गई है, फिर उसके ऊपर कोट करने के लिए चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी बनाने के लिए कढ़ाई में 1.5 कप जितनी शक्कर ले और उसमें शक्कर डूबे उतना यानी कि 3/4 कप जितना जल पधरा कर उसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर जब तक शक्कर अच्छे से मेल्ट हो जाए तब तक हम उसे बीच बीच में चम्मच की मदद से चलाते रहेंगे। ये सामग्री करने के लिए हमें अच्छी सी गाढ़ी चाशनी तैयार करनी है। चाशनी अगर आपको शुद्ध ना लगे तो शक्कर मेल्ट हो जाए फिर उसमें 2 चम्मच जितना जल पधराए तो शक्कर के अंदर जो भी अशुद्धि होगी वो ऊपर आ जाएगी, फिर आप उसे बाहर निकाल सकते हैं। 10 से 12 मिनट तक गर्म करने के बाद चाशनी में 3 से 4 उबाल आ गए हैं और वो गाढ़ी हो गई है। खोआ के गुंजा और खोआ के बाटी के लिए हम ठौर या मठड़ी के लिए चाशनी करते हैं बिल्कुल वैसी ही गाढ़ी चाशनी करनी है। और शिकोरी के लिए हमें मोहनथाल से थोड़ी गाढ़ी यानी कि 2 से 2.5 तार की चाशनी करनी है। चाशनी अच्छे से गाढ़ी हो जाए फिर गैस बंद करें और उसे हम अच्छे से गूंथ लेंगे। किसी भी सामग्री के ऊपर आपको ठौर या मठरी जैसा शक्कर का सफ़ेद लेयर करना हो तो चाशनी बनाने के बाद गैस बंद करके उसे चम्मच की मदद से एक ही डायरेक्शन में 3 से 4 मिनट तक फेंट ले ताकि उसका रंग थोड़ा दूध जैसा मिल्की हो जाएगा। चाशनी जैसे ठंडी होने लगेगी वैसे उसका क्रिस्टलाइजेशन होकर वो जमने लगेगी। सामग्री का अर्थ है शाम से मिलने के लिए अग्री। ये श्री स्वामिनी जी के भाव से प्रभु के मुखारविंद की सेवा है। एक प्लेट को मैंने घी से ग्रीस करके रखी है। अब जो चाशनी हमने तैयार की थी उसमें खोआ बाटी और खोआ के गुंजा को बारी बारी हम डीप करेंगे
और दोनों साइड पर चाशनी अच्छे से कोट हो जाए, उस तरीके से उसे चाशनी में एक आध मिनट तक रखने के बाद घी से ग्रीस की हुई प्लेट में निकाल लेंगे। इसके अलावा भी मैंने मेरे चैनल पर दूधगर, अनसखड़ी, नागरी और सखड़ी की विविध सामग्री पोस्ट की है, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर और प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। शिकोरी के लिए हमें इससे थोड़ी पतली चाशनी चाहिए, इसलिए जो बाकी की चाशनी बचेगी उसमें 2 से 3 चम्मच जितना जल करके एक आध मिनट के लिए हम गर्म करेंगे, तो चाशनी की जो कंसिस्टेंसी है वो अभी है उससे थोड़ी पतली और बैलेंस हो जाएगी। उसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। अब शिकोरी को भी हम चाशनी में डीप करेंगे और सभी साइड से चाशनी अच्छे से कोट हो जाए, फिर उसे एक घी से ग्रीस की हुई प्लेट में निकाल लेंगे। शिकोरी के ऊपर भी आप ठौर जैसी गाढ़ी चाशनी कोट कर सकते हैं, लेकिन हमने जो अनार का शेप दिया है वो ऊपर शक्कर का लेयर तैयार होगा, उसके कारण वो थोड़ा ढक जाएगा। इसलिए चाशनी की कंसिस्टेंसी अभी मैंने मोहन थाल की चाशनी से थोड़ी गाढ़ी रखी है, यानी कि 2 से ढाई तार की रखी है। अगर आपको व्यंजन प्रदीप ग्रंथ के मुताबिक शिकोरी की सामग्री करनी हो तो पुष्टि टीवी चैनल पर अंकित भाई वाला ने पोस्ट की है, वहां जाकर देख सकते हैं। ये सभी सामग्री मैंने मेरी समझ के अनुसार और सामग्री के पुस्तक के रीत के अनुसार की है। सामग्री को 3 से 4 घंटे तक रूम टेम्परेचर पर रखने के बाद उसके ऊपर चाशनी अच्छे से कोट होकर सूख गई है और शक्कर का सफ़ेद लेयर भी बना है। तीनों सामग्री को हम बांस की छाप में पातल बिछाकर उसमें साजेंगे और श्री प्रभु को भोग धरेंगे। आप भी प्रभु सुखार्थ ये सामग्री घर पर अवश्य सिद्ध करें। सामग्री की रीत समझाने में या प्रस्तुत करने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, दूसरे वैष्णवों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें। तो फिर मिलेंगे एक नई सामग्री के साथ। धन्यवाद।